हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्णमाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और अब समय है उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको कराए जाएं, सॉल्व कराए जाएं, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, या ये ऐसे भी पूछ सकता है, भाषा की अखंडित इकाई किसे कहते हैं, या भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। और ऑप्शन में ध्वनि भी दे सकता है। ठीक, तो ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है ये भी समझ लेते हैं। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ वर्ण ना देकर, वैसे तो इसका आंसर वर्ण है, देख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। वर्ण, और वर्ण ना देकर अगर अक्षर दे दे तो वो भी सही है। वर्ण या अक्षर एक ही बात है, किंतु ध्वनि जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्वनि लिखित रूप नहीं है। ठीक, ध्वनि क्या है? केवल मुख द्वारा उच्चरित की जाती है। जैसे कि हम, बच्चा छोटा होता है, माँ 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 बोलता है, हम लोग मुंह से जो भी चीजें प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, वो सब क्या है? ध्वनियां हैं। लेकिन हम कैसे जानते हैं कि ये का है, ये खा है? कुछ भी अगर लिखा है तो उसे हम कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने उसको क्या किया है, हिंदी की देवनागरी लिपि द्वारा लिपिबद्ध कर दिया है। यानी कि जब हम उसे लिपिबद्ध कर देते हैं या लिपि के द्वारा लिख देते हैं तो वो वर्ण या अक्षर बन जाता है। यानी कोई भी ध्वनि, वर्ण या अक्षर तब बनती है जब उसे देवनागरी लिपि द्वारा लिपिबद्ध कर दिया जाता है, यानी लिख दिया जाता है, तो वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसीलिए कभी कभी इस प्रश्न में कुछ चीजें हो जाती हैं कि भाषा की सबसे छोटी या अखंडित या मूल इकाई किसे कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में ध्वनि भी दे सकता है। अगर ध्वनि देगा तो आप ध्वनि को सही मानेंगे, और अगर वर्ण या अक्षर दिया है तो वर्ण या अक्षर आपका उचित आंसर होगा। ठीक, क्योंकि भाई सबसे छोटी इकाई वही होती है। कोई भी व्यक्ति अपना कुछ भी बोलना कैसे स्टार्ट करता है? किसी एक अक्षर या वर्ण से स्टार्ट करता है। बच्चा छोटा होता है, प प प म म म ऐसे करके बोलना शुरू करता है ना, तो वो एक वर्ण ही कहलाता है। यानी कि ये सबसे छोटी इकाई है। और जब वर्ण मिल जाते हैं तो शब्द बन जाता है, और शब्द मिल जाते हैं तो एक पूर्ण इकाई यानी वाक्य बन जाता है। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? भाषा की सबसे छोटी या मूल या अखंडित इकाई को ध्वनि कहते हैं, या वर्ण कहते हैं, या अक्षर कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखें। हिंदी वर्णमाला के संपूर्ण वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये आपको पढ़ाते समय बताया जा चुका है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? स्वर में और व्यंजन में। ठीक, यानी हिंदी वर्णमाला के संपूर्ण वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। और वो कौन है? स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? अच नाम से, और व्यंजन को हल नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखें, तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? यानी कि हिंदी माला में कितने वर्ण होते हैं? तो आपके 52 वर्ण होते हैं। अगर इस पे कोई डाउट है कि 52 में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसका एक पूरा चार्ट बना दूंगी कि 52 में ये वर्ण सम्मिलित होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखें, वर्णमाला किसे कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं तो किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को। तो वर्ण तो होते हैं, संकलित भी होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? और शब्द समूह तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि वर्ण की बात कर रहा है तो शब्द होगा नहीं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रम को, यानी कि ये भी बताया जा चुका है आपको कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को ही वर्णमाला
कहा जाता है। यानी अ ई उ इस तरह से हमारी पूरी वर्णमाला एक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद देखें, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां। हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं? तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वराधीन होते हैं, उनके बोलने में हमें अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी इसका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला की वे ध्वनियां जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, लिखते हैं, वे कौन होती है? स्वर होती हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, या व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब ये भी 33 कौन से हैं, अगर ये भी जानना है तो आप कमेंट करें, उसका भी एक चार्ट बना देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? देख लीजिए। तो बता चुकी हूँ कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 11 है। अगर आपको किसी भी दशा में 11 नहीं देता है तो आप 13 ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि बताया था अ ई उ ए री ए ओ ओ, ये है आपके मूल स्वर। और अगर अंग और अहा को जोड़ देता है, और या तो इस पे एक प्रश्न और बना सकता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग को जोड़कर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13 हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो हमारे जो 11 मूल स्वर हैं वो रहेंगे। वो कौन से हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ, ये है हमारे मूल स्वर जो कि 11 हैं। अगर वो कहे कि अयोग वा को जोड़ देने पर मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 13 हो जाएगी। वैसे कभी ऐसा होता नहीं, आपके मूल स्वर हमेशा 11 ही रहते हैं, क्योंकि ये जो अंग और अहा है, यानी कि ये अयोग वा जो है, ये ना तो विशुद्ध स्वर हैं और ना विशुद्ध व्यंजन हैं। ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ एक साथ कार्य करते हैं जुड़कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, ये आपका मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर था कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर या सघोष। तो वो कौन से होते हैं? वो ह्रस्व होते हैं, या इन्हीं को एक मात्रिक भी कहा जाता है। तो वो ह्रस्व होते हैं, या मूल स्वर होते हैं, या एक मात्रिक स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। इसके बाद देखें, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन समूह, संयुक्त व्यंजन, वियुक्त व्यंजन या संयुक्त स्वर। तो यहाँ पर व्यंजन की बात हो रही है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो व्यंजन ही होंगे और संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। और इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ए ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। संयुक्त व्यंजन जो है क्ष, वो क और शा के मेल से बनता है। त्रा जो है वो ता और रा के मेल से बनता है। ज्ञ जो है वो ज और या के मेल से बनता है। और श्र जो है वो तालव्य शा और रा के मेल से बनता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो क्ष है वो मूर्धन्य सा
और श्रा है वो तालव्य शा के मेल से बनता है। इसके बाद देखें, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। अभी वही ऊपर भी डिस्कस किया कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, मूल या एक मात्रिक उसे ही कहते हैं, और द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर, और प्लुत या त्रिमात्रिक, ये 3 होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर या जिन्हें हम मूल स्वर या जिन्हें हम एक मात्रिक कहते हैं, दूसरे दीर्घ स्वर जिन्हें हम द्विमात्रिक कहते हैं, और तीसरा प्लुत स्वर जिन्हें हम त्रिमात्रिक कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर। ठीक, इसके बाद देखें किस शब्द में प्लुत स्वर का प्रयोग किया गया है। तो जब प्लुत स्वर मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि अब हिंदी में हम इसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि ये नाटकीय संवादों में या संस्कृत या पुराने ग्रंथों में इसको देखा जा सकता है, जिसका मतलब होता है प्लुत एक मात्रिक से तिगुना समय लगना, जिसे त्रिमात्रिक कहा जाता है। जैसे अ, फिर दीर्घ में आ, फिर प्लुत में आ, ऐसे। तो ये तिगुना समय लेता है। जैसे कि हम किसी को बुलाएं, हे राम या ए लड़के, तो ये हमारा जो तिगुना समय लग रहा है ये हमारा प्लुत होता है। तो देखिए, इसका मैंने सिंबल भी आपको बताया था कि या तो इसमें 3 का सिंबल होगा या यूं खिंचाव को दर्शा रहा होगा, जैसा आप मैगजीन वगैरह में देखते हैं। तो ये केवल किसमें है आपके? ना इस ओम में है, ना इस ओम में कहीं है, ना इस ओम में है, सिर्फ किसमें है? इसमें है। यानी कि ये त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसके बाद देखें, निम्न में संयुक्त स्वर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पढ़ाते समय भी बताया था कि देखें संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ए, ओ, औ। जबकि जब हम दीर्घ स्वर पढ़ते हैं तो हम उसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ए, ओ, औ सबको एक साथ पढ़ लेते हैं और यही एग्जाम में गलत हो जाता है। तो दीर्घ स्वर यहाँ पे कौन सा है? तो संयुक्त स्वर में कौन नहीं है? ओ, ए, औ है और ए नहीं है। यानी कि जो ए नहीं है और ये जो ई है ये हमारे दीर्घ स्वर का उदाहरण है, संयुक्त स्वर का नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? नहीं है। इसके बाद देखें, ए का निर्माण किसके जुड़ने से, किन स्वरों के जुड़ने से हुआ है। तो अ प्लस ई या अ प्लस ए, आ प्लस उ या ई प्लस आ। तो अ प्लस ई के मिलने से ए बना है। इसी तरह से अन्य वर्ण भी मैंने बताए थे जब मैं पढ़ा रही थी कि ए, ए, ओ, औ किन के जुड़ने से बने हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से पश्च विवृत स्वर का उदाहरण है। हमने स्वरों के वर्गीकरण में जीभ के आधार पर स्वर और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर और होठों की स्थिति के आधार पर स्वर और नाक व हवा के मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। तो उसी में से इस तरह का एक प्रश्न आपके चकबंदी लेखपाल के एग्जाम में आया था कि पश्च विवृत स्वर का उदाहरण है। तो ऐसा स्वर आपको सेलेक्ट करना है जो पश्च स्वर में भी हो और विवृत स्वर में भी हो। तो इसका उदाहरण आपका क्या है? आ है। ये पश्च स्वर में भी आता है और विवृत में भी आता है। बाकी डिटेल के लिए आप वीडियो में इसको देख सकते हैं कि कौन से पश्च स्वर हैं, कौन से अग्र स्वर हैं, कौन सा मध्य है, कौन सा अर्ध विवृत है, कौन सा समृत है और अदर जो भी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या सही है आपका? आ सही है, क्योंकि ये पश्च स्वर में भी आता है, विवृत में भी आता है। पश्च स्वर क्या है? जिनको बोलने में जीभ का पिछला भाग काम करता है। विवृत का मतलब होता है ओपन, यानी खुला हुआ। ठीक, तो आ को आप जब बोलेंगे तो देखिए आ, मुंह आपका क्या हो रहा है? खुला हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखें, निम्न में से किसे नपुंसक वर्ण कहा जाता है। तो आ, ड़ा, ढा, अंगा, या अंग और आहा को। तो धीरेन्द्र वर्मा ने अंग और आहा यानी जो हिंदी के अयोग वाक्य कहे जाते हैं
और अयोग वाहक क्यों कहे जाते? क्योंकि ये उसी तरह स्वर के साथ भी काम करते हैं जिस तरह व्यंजन के साथ काम करते हैं। तो ना ही तो ये विशुद्ध स्वर हैं और ना ही विशुद्ध व्यंजन है। तो ना ये स्वर है और ना व्यंजन है, इसलिए दोनों में का साथ देने के नाते धीरेन्द्र वर्मा ने इन्हें नपुंसक वर्णों की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। इसके बाद देखिए श और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो आप पढ़ चुके हैं, कई बार बता चुकी हूँ। ये शा क्या है? तालव्य है और ये क्या है? मूर्धन्य है। और तालव्य को ही तालु बोलते हैं और मूर्धन्य को ही मूर्धा बोलते हैं। तो अब जो ऑप्शन आपके क्रम में सही बैठ रहा हो आप उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे तालु यानी तालव्य शा है और मूर्धन्य यानी मूर्धा सा है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जबकि ये शा जो है मूर्धन्य नहीं है और ये तालु नहीं, उल्टा हो गया। बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है आपका? तालव्य शा और ये क्या है आपका? मूर्धन्य शा है। इसके बाद देखें, दिए गए वर्णों में से कौन सा वृत्तमुखी वर्ण कहलाता है? तो ये भी आप पढ़ चुके हैं कि वृत्तमुखी वर्ण कौन सा है। वृत्तमुखी का मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण में ओठ जो है हमारे वृत्त के आकार यानी गोलाकार होते हैं। तो वो कौन सा होता है? ऊ। ऊ को बोल के देखिए तो हमारे ओठ गोलाकार बन रहे हैं। तो ये हमारा वृत्तमुखी का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा अनुनासिक स्वर को प्रदर्शित करता है? यानी किस शब्द में अनुनासिक स्वर का प्रयोग किया गया है? तो देखें, पक्का इसमें है नहीं, आम इसमें है नहीं, इधर इसमें है नहीं, आंगन। तो हमने ये डिस्कस किया था अनुनासिक और निरनुनासिक स्वर किन्हें कहा जाता है। निरनुनासिक में हवा केवल मुख से यानी मौखिक रूप से बाहर आती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक व मुंह दोनों से बाहर आती है। तो ये जो आंगन है ये अनुनासिक का उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में से कौन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पेपर में आता है तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि आप स्पर्श संघर्षी में एक तो जो मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे और जो संघर्षी पढ़ाए थे उनको मिक्स कर देते हैं। जनरली होता यही है, ठीक, कि स्पर्श कौन से थे? का, खा, गा, घा ये सब थे और पूरे 25 वर्ण। और संघर्षी कौन से थे? या ऊष्म को ही संघर्षी भी कहा जाता है। तो श, स, सा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ विद्वानों ने च, छ और ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन की क्रम में रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? च, छ, ज, झ। ये हमारे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, जबकि जो ये श, स, स, ह है ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखें, निम्न में कौन निर्मित या द्विगुण व्यंजन है? तो निर्मित या द्विगुण व्यंजन भी पढ़ाया जा चुका है कि जिनका हम उपयोगिता के आधार पर इनको सम्मिलित कर लेते हैं या निर्माण कर लेते हैं, वो निर्मित या द्विगुण होते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं? डा और ढा है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।